हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे गाइस। कल आपका क्या है? कल आपका है जो आपका क्लर्क आरआरबी क्लर्क का मेंस का पेपर है। तो उससे पहले आप क्या करिए, एक बार जो 2020 का जो पेपर आया था, मेमोरी बेस्ड पेपर है गाइस, ये रीजनिंग का पेपर होगा। किसका है ये आपका है रीजनिंग का। तो इसके लिए मैं अप्रोच बताऊंगा आपको। लर्न द अप्रोच, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है, आपको 40 के 40 क्वेश्चन जो 2020 में आए थे उनको मैंने लिया है। तो आपको पता चलेगा आपका लेवल कहाँ पे है। और गाइस, मैं कहूँगा इस पेपर को जरूर देख के जाएंगे, बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया था, तो आपको पता चलेगा और आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना आपका, वो बूस्ट अप हो जाएगा। तो एक बार इसको पेपर को जरूर देख के जाए एक बार, ठीक है। तो देखिए, पहले जो 4 क्वेश्चन आपके आए थे ना, ये जो है कोडिंग डिकोडिंग है। मतलब क्या है, ये आपकी चाइनीज कोडिंग है। तो इसमें क्या होता है, आपको 3 से 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उनके क्या होता है, कोड दिए जाते हैं। तो उनको आपको क्या करना होता है, क्रैक करना होता है। उन क्वेश्चंस को क्या है, उन जो कोडिंग है ना, इसको क्रैक करना है। जैसे जो जेड है, एल टी है, पी जेड है, एस एच है, वी एम है। तो ऐसा कंफर्म नहीं है कि जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है ना वैसे इनका ये होगा, तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला वर्ड क्या है हमारा, एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर आपको कोई और दिख रहा है क्या? हाँ, हमें दिख रहा है सेकंड लेक्टर सेकंड सेंटेंस में, ठीक है जी। उसके बाद हमें दिख रहा है थर्ड में। तो इसका जो कॉमन वर्ड क्या होगा, देखो आपको जेड टी इसमें भी है, जेड टी इसमें भी है, जेड टी इसमें भी है। तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा कोड होगा एग्रीकल्चर का वो क्या होगा, जेड टी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया मैंने एग्रीकल्चर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जेड टी। हमारे पास क्रैक हो गया पहला। उसके बाद देखिए इज, इज आपका फर्स्ट में है, देन आपको मिलता है लास्ट में। तो इसका देखिए, टी डब्ल्यू यहाँ पे नहीं हो सकता, एल टी हो सकता है। तो हाँ होगा, एल टी होगा इसका। तो एल टी फर्स्ट में मिल रहा है हमें और मिल रहा है मुझे लास्ट में। तो इज का कोड क्या हो गया, इज का हो गया एल टी। देन हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं एक बार। फिर देखिए ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आपको मिल रहा है, कहीं और नहीं मिला, ठीक है, इसको छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। देन आप देखिए नेशनल, नेशनल आपका फर्स्ट में भी है, नेशनल आपका सेकंड में भी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेशनल। नेशनल का कोड क्या होगा मेरा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए नेशनल का कोड क्या हो सकता है मेरा, पी जेड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। एस एच हो सकता है, बी एम भी हो सकता है। बट अगर आप देखिए आपका इनकम, इनकम भी तो आपका इसमें मिल रहा है फर्स्ट में, और देन आपको मिल रहा है किसमें, सेकंड में भी। बट ये इनकम कहीं और है तो नहीं है। तो मुझे पता चल गया नेशनल और इनकम का कोड क्या होगा मेरा, नेशनल और इनकम का जो कोड होगा मेरा कॉमन होगा। या तो वो क्या हो सकता है, एस एच हो सकता है, या मेरा क्या हो सकता है, वी एम, या मेरा एस एच हो सकता है, या मेरा वी एम हो सकता है। तो ये मेरा क्या होगा, इसका हम कैन नॉट भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि मतलब इनकम का भी नहीं कह सकते हम, ना हम नेशनल का कह सकते हैं। तो मुझे अब पता चल गया मेरा ऑक्यूपेशन का क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पी जेड। तो ऑक्यूपेशन का क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरा, पी जेड, ठीक है। अब देखिए डिपेंड, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। डिपेंड देखिए, डिपेंड सिंगल बचा क्योंकि देखिए एस एच मेरा क्या हो गया और यहाँ से वी एम भी निकल गया। तो मेरा डिपेंड का कोड क्या हो जाएगा, डिपेंड्स का कोड मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा आर क्यू। ये निकल गया यहाँ से। अब देखिए, हाँ इसमें देखिए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, थर्ड में भी डिपेंड का कोड क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब देखिए इकोनॉमी बचा और एक प्रोडक्शन बचा। तो देखिए अब देखिए इकोनॉमी ये रहा और कहीं है क्या, नहीं दिख रहा। तो बट अगर मैं देखूं कि मेरा प्रोडक्शन थर्ड में भी है, प्रोडक्शन मेरा फोर्थ में भी है, तो प्रोडक्शन का कोड क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख देता हूं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कोड क्या हो जाएगा मेरा, देखिए अब इसमें क्या आपका टी डब्ल्यू है और ए डी बचा। तो टी डब्ल्यू किसका कोड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या प्रोडक्शन का हो जाएगा। तो टी डब्ल्यू कोड किसका हो जाएगा, प्रोडक्शन का। अब बचा इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगा, ए डी। तो इकोनॉमी का हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखिए आपका क्या बचे, गवर्नमेंट बच गया और सोर्स बच गया। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये बोथ कह सकते हो आइदर, मतलब मेरा गवर्नमेंट को मैं भी कह नहीं सकता कोड क्या होगा, और ना ही मैं किसका कह सकता हूँ, सोर्स का कोड। तो इन दोनों का कोड क्या होगा, आइदर टी एस हो जाएगा या के
जी। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिले। अब देखिए लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना उसमें कितने क्वेश्चन मिले आपको, 4 क्वेश्चन। तो देखिए पहला कोड क्वेश्चन क्या आया था कि व्हाट इज द कोड फॉर केजी का कोड क्या, मतलब जो केजी है ना वो किसका कोड था। तो केजी आपका था, देखिए केजी मैंने क्या कहा था, ना ही वो किसका होगा गवर्नमेंट का होगा, ना ही वो सोर्स का होगा। तो क्या होगा ये, देखिए टी एन के जी, ये क्या होगा आइदर गवर्नमेंट एंड, गवर्नमेंट का भी हो सकता है वो सोर्स का भी। तो आंसर क्या होगा मेरा आइदर ए एंड बी, मतलब या तो वो ए का हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या वो सोर्स का भी हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन। उसके बाद उसने क्या बोला, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन के कैसे लिखेंगे हम। तो एग्रीकल्चर कोड मेरा क्या आया था जेड टी, और प्रोडक्शन कोड मेरा आया था टी डब्ल्यू। तो जेड टी टी डब्ल्यू कहाँ मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए उसने क्या बोला, इफ नेशनल इकोनॉमी मींस एडीएसएच। देखिए उन्होंने क्या बोला, जो आपका नेशनल है ना और इकोनॉमी, उसको उन्होंने क्या लिखा एडी और एस एच। बट अगर आप देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में जाए तो मुझे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए नेशनल का मेरे को क्या है एस एच भी हो सकता है, वी एम होगा, और मेरा इकोनॉमी क्या है ए डी। तो मुझे देखिए यहाँ से पता चल गया कि जो मेरा क्या होगा नेशनल क्या हो जाएगा मेरा एस एच हो जाएगा, और इकोनॉमिक क्या हो जाएगा मेरा ए डी हो जाएगा। तो अब उसने क्या बोला, इनकम इज डिपेंड्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकम का कोड क्या था मेरा, इनकम क्या हो जाएगा मेरा वी एम, इनकम का हो जाएगा मेरा, इनकम का हो जाएगा मेरा इनकम इज डिपेंड्स, इसका कोड बताना। तो इनकम का कोड क्या हो जाएगा मेरा वी एम, इसका कोड मेरा मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था, वो क्या था आई टी, वो एल टी में आई टी था, ठीक है ठीक है। और डिपेंड्स का कोड क्या था मेरा, डिपेंड्स का था आर क्यू, तो डिपेंड्स का मेरा आर क्यू। तो ये कहाँ मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर 3 में मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक क्या था मुझे, इकोनॉमिक मेरा कोड था ए डी। तो ऑप्शन नंबर मेरा 5 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो गए गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये क्या है आरआरबी क्लर्क लेवल का पेपर है, ठीक है। अभी जो मेंस का पेपर हुआ था मैं देखे आया हूँ, उसमें भी क्या था लेवल जाना जो लास्ट ईयर से बहुत कम कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, ये आरआरबी क्लर्क आपको ऐसा ही लेवल मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक हमारा आए थे ब्लड रिलेशन। देखिए इसमें उसने क्या बोला, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स। कितने मेंबर है, 8 मेंबर, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से देखिए डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, मतलब ए का ब्रदर इन लॉ है, मतलब ए का कोई होगा भाई बहन। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, क्या इसका हो गया ए का, ऐसे कुछ होगा ना। हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है, किसका ए का। ये हु किसके लिए आया, हु आया ए के लिए, ओके जी। अब देखिए आगे, बोथ डी एंड जे आर सिबलिंग, मतलब डी एंड जे क्या है, सगे भाई बहन है, ठीक है जी। अभी मुझे पता नहीं भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है। जे हैज ओनली 1 सिस्टर। अब देखिए जे की एक भाई हो गया, मतलब ओनली सिस्टर हो जाएगा, ये देखिए ये, ठीक है हो गया। तो अब देखिए मुझे पता चल गया कि एक ही बहन है। अब आगे देखिए जे इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ, सॉरी मदर इन लॉ ऑफ जे इज ब्रदर इन लॉ। अब जे का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, यही होगा ना। उसका जी क्या है जब ब्रदर इन लॉ, मतलब जी उसकी क्या है जो ए की, मतलब जे का जो ब्रदर इन लॉ है मतलब कौन है, ए होगा, उसकी सास कौन है, वो है जी, ऐसे होगा। अब आगे देखिए, आगे उसने क्या बोला कि बी के है कितने चिल्ड्रन है, बी हैज ओनली 3 चिल्ड्रन। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 1 2 3 चिल्ड्रन किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बी के। तो बी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हस्बैंड ऑफ जी हो जाएगा, हो गया। चलिए अब आगे देखिए, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ के, मतलब के की ओनली डॉटर कौन है आपकी, एम है। अभी हमें नहीं पता कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आगे देखिए एच इज द फादर इन लॉ ऑफ एम्स मदर, एम्स की मदर कौन है, ये भी हो सकता है। उसका फादर इन लॉ कौन है आपका, वो हो जाएगा आपका एच, एक पल के लिए। ओनली 1 चाइल्ड ऑफ बी इज मैरिड, मतलब ये हो गया मैरिड, कौन हो गया आपका। अब देखिए यहां से अगर आप देखिए
क्या कर सकते हो वहां पे आप बताइए मुझे, ट्राई करिए। तो आप अब मैं क्या कह सकता हूं, अगर सपोज मैं ऐसे करता हूं कि देखिए, हाँ अब मैं देखिए क्या कर सकता हूं कि देखिए, रुकिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से वापस समझाता हूँ आपको, इरेज करके एक बार। चलिए एक बार वापस समझाता हूँ आपको। चलिए, इसने क्या बोला कि डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, मतलब क्या है कि डी का अगर कोई भाई या बहन होगा, उसका क्या हो जाएगा, ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। कौन? आपका ए। ये हस्बैंड हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगी, उसकी डी की सिस्टर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ठीक है, ए का कोई भाई बहन नहीं। ठीक है जी। डी एंड जे आर सिबलिंग, मतलब डी एंड जे क्या हो जाएंगे, आपके सिबलिंग हो जाएंगे। जे हैज ओनली वन सिस्टर, अब जे की क्या ओनली वन सिस्टर है, ये हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली डी क्या हो गया, आपका मेल हो गया। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्या, सिस्टर हो गई। अब आगे उसने क्या बोला कि जी इज द मदर्स इन लॉ ऑफ जेस ब्रदर इन लॉ, अब जे का ब्रदर इन लॉ कौन है, आपका ए हो गया। तो ए की सास कौन हो जाएगी, ए की सास हो जाएगी आपकी जी। ये जी का हमने लगा दिया माइनस, क्योंकि माइनस डिनोट करता है आपका इसको, फीमेल को। अब बी हैज 3 चिल्ड्रन, तो देखिए अगर आप देखिए 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन, तो आपको पता चल रहा है कि जो बी क्या हो जाएगा, हस्बैंड किसका हो जाएगा, जी का। आगे उसने क्या बोला, एम इज द ओनली डॉटर ऑफ के, एम क्या है, ओनली डॉटर ऑफ के है। तो 3 जनरेशन होगी ना आपकी, एक उसने क्या बोला 3 जनरेशन, तो 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी ये आएगी। तो अब देखिए इसका भी हमें पता नहीं कंफर्म कि मैरिड है अनमैरिड है, डी आपका अनमैरिड है, ये भी नहीं पता हमें। बट अगर आप देखिए ए, अगर मैं कंफर्म करता हूँ कि के को अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो के की डॉटर कौन हो जाएगी आपकी, एम होगी। ठीक है। अब उसने क्या बोला कि एच इज द फादर इन लॉ ऑफ एम्स मदर, एम की मदर कौन है, आपकी आई है। उसके मतलब उसके सास ओ ससुर कौन है, वो हो जाएंगे आपके एच। तो एच क्या हो जाएंगे, फादर किसके हो जाएंगे, आपके ए के। ओनली वन ऑफ चाइल्ड बी इज मैरिड, का मैरिड है, मतलब बी का एक चाइल्ड कौन है, वो ए है, सॉरी के है ना, जो क्या मैरिड है, तो ये अनमैरिड हो गए दोनों। जे जेंडर इज सेम एज एच, तो जे का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए कितना इजी था। ठीक है, ये था आपका ब्लड रिलेशन। इस पर बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन आए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसने कि हाउ बी रिलेटेड टू जे, तो जे आपका ये रहा, बी आपका ये रहा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फादर। देखिए ये इसका, ये तीनों क्या भाई बहन है, तो इसके फादर कौन है, बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाउ डी इज रिलेटेड टू एम, एम से रिलेशन बताना किसका, डी का। ये एम है, ये डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ पी इज द चाइल्ड ऑफ ए का चाइल्ड है, मतलब इसका कुछ हो जाएगा भाई या बहन, हमें नहीं पता। हाउ पी रिलेटेड टू डी, है ना, तो पी रिलेटेड टू डी, डी का क्या हो जाएगा, वो बताइए, चाइल्ड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपी हो जाएगा, किसका, उसका। ठीक है। चलिए अब यहां से आपको क्वेश्चन मिला था, वो मिला था आपको डायरेक्शन बेस्ड, क्या मिला था, डायरेक्शन बेस्ड। ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला कि आपका जेड इज द 28 मीटर नॉर्थ ऑफ की। गाइस स्पीड से चलूंगा मैं, आपको खाली पेपर देख के जाना है, वीडियो सॉल्यूशन देखा पूरा देखना है, ताकि आपको पता चल जाए आपका जो लेवल है वो कहाँ पे है, और आप इजीली क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना ये भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने इस पेपर को लिया है। चलिए इसने क्या बोला, जेड इज द 28 मीटर नॉर्थ ऑफ के। चलिए मतलब के जो आपका जेड है ना, वो के 28 मीटर में कितना है, 28 मीटर है ये नॉर्थ में के। चलिए जी के को यहाँ पे ले लिया। आगे उसने क्या बोला, एम इज द नॉर्थ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी छोड़ दिए इसको।
अभी देखिए, हाँ हमें कौन सा पॉइंट रेट करना है, अगर हम देखिए, हाँ ये जेड हो गया ना। अब देखिए, जेड इज द 11 मीटर वेस्ट ऑफ किसके, सी के। तो जो है ना ये 11 मीटर किसके हो जाएगा, सी के। हमें क्या ऐसे ही पॉइंट लेने, एंड पॉइंट सी इज द 13 मीटर नॉर्थ ऑफ के, सॉरी एफ के। तो ये 13 मीटर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ किसके हो जाएगा, एफ के। अब देखिए, एफ इज एग्जैक्टली बिटवीन मिडल ऑफ द पॉइंट एम एंड एन। एम और एन के एकदम मिडल में कौन है आपका, वो है, ठीक है, कौन, आपका एफ है। मतलब इधर भी हो सकता है ना, एम और एन हमें नहीं पता अभी। बट अगर आप देखिए, हाँ हमें और पॉइंट कहाँ से दे रखे हैं, ये हो गया हमारा एम इज द नॉर्थ ऑफ 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, हो सकता है। मतलब देखिए, अगर आप यहाँ पे जाएं तो इधर भी हो सकता है मेरा एम, और एन इधर भी हो सकता है, ठीक है, जब हमें बतानी है अभी। बट अगर आप देखिए, एन विच इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ एम, मतलब क्या है, अब मुझे पता चल गया यहाँ से। ये देखिए, मतलब ये हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, सीधा कर देता हूँ। जो एम है ना मेरा, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा किसके, एन के। चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपका, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहां से अगर आप जाएं, ये मिडल में हो जाएगा किसके, एम और एन के, और एन आपका जो है ईस्ट में किसके, एम के, ठीक है जी। तो जब ये 11 हो गई, ये कितना हो जाएगा आपका, 4 मीटर, है ना। ये 11 15 15 तब 30 का आधा कितना होता है, 15, तभी तो 15 15 होगा ना, मिडल में होगा तब। चलिए जी, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब उसने क्या बोला कि m इज द 15 मीटर नॉर्थ ऑफ x, मतलब क्या है, 15 मीटर नॉर्थ में है कौन आपका, 15 मीटर नॉर्थ में कौन हो जाएगा, किसके, x के। ये हो जाएगा आपका m, ठीक है जी। इफ, हाँ अब देखिए, हाँ ये हो गया हमारा, ये सारे पॉइंट हो गए हमारे यहाँ से क्लियर। बट अगर आप देखिए, हमें और भी पॉइंट मिल रहे हैं ना। देखिए हमारा ये के हो गया, चलिए ये हो गया हमारा, एफ भी हो गया यहाँ से, ये हो गया, सी हो गया। अब देखिए, इफ एक्स इज वॉक फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम 22 मीटर वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम रीच पॉइंट पी, मतलब क्या है, जो आपका मिस्टर एक्स है कोई, वो पॉइंट ए से निकलता है, पॉइंट पी पे पहुंचता है, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक का 6 मीटर रीच पॉइंट एल। अब देखिए हमारे पास ना, तो हमारे पास देखिए एल है अभी हमारे पास ना, हमारे पास ए है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, और देखिए इसने क्या बोला, इफ मिस्टर एक्स वॉक फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए तो हमारे पास है ही नहीं अभी, 22 मीटर, उसने क्या बोला, पॉइंट वेस्ट, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कैसे, पी से, जो मतलब पी है ना आपका, ये वेस्ट में किसके, ए के, ये हमें बोल रहा है। देन वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, यहाँ से वो क्या करते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, एंड वॉक का 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 22 मीटर चलते हैं, ये रीच पॉइंट एल। फ्रॉम एल ही टेक अ टर्न ऑफ राइट टर्न लेते हैं, वॉक का 4 मीटर, रीच पॉइंट जेड। अब देखिए, अब यहाँ से वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, राइट ले रहे, तब वो कहाँ पहुँच रहे हैं, वो जेड पे पहुँच रहे हैं, कितने, 4 मीटर पे। तो अब आप दिमाग लगाइए, अगर यहाँ पहुँचना है मुझे, सपोज यहाँ पहुँचना है ना, यहाँ मैं 4 मीटर चला, और फिर मैं देखिए यहाँ से मैं कितना चला था, 6 मीटर, तो ये मेरा पी पॉइंट हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 11 और 15, देखिए ये, तो ये पूरा क्या मेरा 11, जब यहाँ से 4 निकल गया तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरा 7, और 7 और 15 मेरे कितने होते हैं, 22। तो मुझे पता चल गया ए मेरा क्या होगा, ये होगा, और ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 19 मीटर, ठीक है जी। ये था हमारा डायरेक्शन का। गाइस थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि आपको जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना मिस्टर एक्स वाला, ये ध्यान रखना था यहाँ से, ठीक है। अब इस पे बेस आपके 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड के, एक्स और के के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है, तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 4 मीटर। देखिए
एक्स पॉइंट कहाँ है आपका, ये है, और के मेरा ये है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई मेरी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें क्या होता है 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 आपके क्या होंगे सेम होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए एंड एक्स। तो आप देखेंगे इसको, हमारे पास टाइम कम है इसलिए फटाफट कराता हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन। एन आपका देखो, ए आपका ये रहा, एन आपका ये रहा, तो ये क्या डायरेक्शन, ये आपकी है नॉर्थ में, और कितनी है ये आपकी 19 मीटर है। चलिए अब देखिए, यह आया था आपका इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में क्या होता है, आपको एक चीज देखनी होती है, मैंने आपको मेरे जो बेसिक चल रहा है ना, उसमें बताया था आपको हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है। ये आप ध्यान रखिए, ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक, ओपन टू क्लोज जाना है आपको। अब इसने क्या बोला, ऐसे ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, ये पूरा लिख देता हूँ, टी जी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, के, और कैम के आपका क्या है ग्रेटर देन एम के, और एक आपको दे रखा है कि पी इज लेस देन ए इज लेस देन एम। थर्ड आपको दे रखा है एस इज आइदर इक्वल टू और लेस देन किससे, क्यू के, और क्यू लेस देन किसके, पी के। तो आपको ऐसे ही देखना है कि जो हमारा सही हो जाए। क्यू से मुझे के की तरफ जाना है, क्यू से मुझे एस चले गया, बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अगर के की तरफ जाना है तो जी चाहिए मुझे, या टी चाहिए, तो नहीं होगा पहला। और उसके बाद एम से मुझे क्यू की तरफ, एम से मैं के नहीं जा सकता ना, के से एम से ए तो जा सकता हूँ, बट मुझे आइदर ग्रेटर देन चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, पी से टी, पी से आप क्यू जा सकते हो, क्यू से आप टी नहीं जा सकता, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये, जी से मुझे कहाँ जाना है, जी से मुझे एस, जे से मैं आपका के जा सकता हूँ, है ना, और के से मैं एम जा सकता हूँ, एम से मैं ए, देखिए जी से मैं के जा सकता हूँ, के से मैं एम जा सकता हूँ, एम से मैं ए जा सकता हूँ, ए से मैं पी जा सकता हूँ, और थर्ड में देखिए पी से मैं क्या जा सकता हूँ, क्यू एस की तरफ। तो मेरा जो आंसर होगा वो जी इज ग्रेटर देन एस, मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फोर्थ मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इसमें क्या आपको ब्लैंक दे दिए, देखिए एक ब्लैंक दे दिया ये, एक ब्लैंक दे दिया ये, मतलब इसमें क्या आपको ये दोनों चेक करना है कि ऐसा मैं इन ऑप्शन में से क्या यहाँ पे पुट करूँ कि जिससे मेरे दोनों क्या हो जाए, मेरे डेफिनेटली ट्रू हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं देखिए ये लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू रखता हूँ, सपोज मैं रखा इक्वल टू और आइदर लेस देन और इक्वल टू। तो देखिए आई से मैं के, आई से मैं के की तरफ, देखिए आई से मैं एम गया, एम से मैं डब्लू, और डब्लू से मैं क्या के की तरफ जा सकता हूँ, पहला मेरा सही हो जाएगा। फिर आपको एम से क्यू की तरफ, एम से मैं डब्लू जा सकता हूँ और डब्लू से मैं क्यू, तो मेरा पहला भी सही है। बट मुझे देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन से मिल रहा है, आइदर ए एंड बी, तो ए के कन्फर्म हो गया मेरा करेक्ट होगा, बट मैं चेक करता हूँ बी भी, बी देखिए ये वाला बी चेक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे रखा मैंने आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू, आइदर लेस देन इक्वल टू। अब देखिए आई से मैं के की तरफ, आई से मैं गया एम, एम से गया डब्लू, डब्लू से मैं जा सकता हूँ के की तरफ, ये यहाँ से जा सकता हूँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, आइदर आइदर ए एंड बी, ये देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका आया है, ये आपको एक वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है वर्ड गोल्ड फिंच, मतलब क्या है, देखिए आपको वर्ड दे रखा है गोल्ड फिंच, ये आपको एक वर्ड दे रखा है। इसमें क्या करना है, इफ द कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड्स आर चेंज इमीडिएट नेक्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट सीरीज, एंड जो आपके वोवल्स है ना उनको पीछे चेंज करना है प्रीवियस। तो देखिए वोवल आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, कौन से, ए ई आई, ई हो गया और यू हो गया। तो देखिए एक आपको वोवल ये रहा, चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये वोवल है आपका, ये वोवल है, तो ही वोवल है ना, तो इनको चेंज करना आपको प्रीवियस। तो ओ से प्रीवियस क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा एन, और आई से प्रीवियस होता है मेरा एच। अब इनको क्या करना, कॉन्सोनेंट को आपको करना है नेक्स्ट में, तो जी के बाद क्या आता है, एच, एल, एम, डी के बाद ई, एफ के बाद जी, एन के बाद क्या आता है,
ओ, सी के बाद डी, एच के बाद आपका आई। अब ये आपने कर दिया चेंज। अब इसने बोला हाउ मैनी लेटर्स आर रिपीटेड, मतलब रिपीटेड कौन कौन से लेटर्स हुए। तो आपको दिखता होगा, देखिए मुझे जहां तक लग रहा है ना, देखिए आपका एच, एच ये रहा, ये एक बार रिपीट हुआ है ना, ये रिपीट हो गया, बाकी कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 5 मेरे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो एच है आपका रिपीट हुआ है, देख लीजिए ये मेरे क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आपको ये एक सीरीज दे रखी 8 5 6 9 3 1 7 2 एंड 4। इसमें क्या करना होता है आपको, हाँ, हाउ मैनी डिजिट बिटवीन दैम नंबर सच एज देयर नंबर सीरीज, मतलब बैकवर्ड। जैसे देखो एक बात बताओ, इसमें क्या होता है, आपको 1 से 2 हो जाओ, मतलब आपकी जो सीरीज होती है, मतलब अकाउंटिंग होती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सीक्वेंस फिक्स होता है। वैसे आपको इन वर्ड्स में, इसमें जो आपको एक डिजिट दे रखा है ना, मतलब ये आपकी जो सीरीज दे रखी है, इसमें आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाकर आपको चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 8 9 नहीं होगा, 5 के बाद 6, तो एक ये हो गया, 8 9 नहीं होगा ना, 6 7 8, तो 6 7 8 ये हो गया, 5 6 7 8 9 नहीं होगा आगे, तो 9 के बाद होगा ही नहीं, 6 7 8 9 नहीं होगा, 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता, पर 3 4 5 6 7 ये भी नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ये हो गया। फिर देखिए 7 8 9 10 तो होता ही नहीं, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हो सकता, 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो कितने बने, 1 2 3 4 यही बने। और उसके बाद एक और चेक कर लीजिए आप एक बार, 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बने। बट अगर आप देखिए एक आपको मिल सकता है 8 9 नहीं, 5 6 7 8 9 6 7 6 7 8 हो गए, 6 7 8 9 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 ये देखिए रहा, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 5। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरा 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है, इफ द लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ऑल द वर्ड्स, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड से आपके कौन से वर्ड लेना है, आपको थर्ड, हर वर्ड लेना, हर किसी का, क्योंकि थर्ड ये थर्ड, ये थर्ड, ये थर्ड, और क्या करना, उनसे एक जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, ठीक है जी, उनको मतलब आप सीक्वेंस में करते हो तो एक वर्ड बनेगा। तो ऐसा कौन सा, मतलब ऐसी कौन सा आंसर होगा जिसमें आपको वर्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन सबके पहले पहले उठा दे, मतलब थर्ड थर्ड उठाने, तो L T C और U, अगर आपको इनको अरेंज करते हो तो आपको वर्ड मिलता है कल्च, इसका आंसर होता है पंथ या पथ, ठीक है, पंथ। अब इसमें देखिए R E O O, मतलब क्या क्या उठाना है, R E O O, अगर आपको इनको अरेंज करते हो तो आंसर मिलता है आपको ओरियो, क्या मिलता है, ओरियो, ठीक है जी। अब इसमें देखिए डी एन, क्या क्या उठाया मैंने, डी एन, फिर मैंने उठाया यहाँ से आर एंड पी, आर एंड पी। अब इनको आप अरेंज करते हो तो आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बट आप चेक करना चाहते हो तो इसका देखिए ए एन, क्या क्या उठाया, ए एन, ठीक है, इसका एस डी, एस और डी, इसको अरेंज करते हो तो आपका वर्ड मिलता है सैंड, ठीक है जी। इसमें देखिए आई, क्या उठाया, आई, इसमें उठाया आपने ई, इसमें उठाया जी, इसमें उठाया आपने वी, अगर आप इसको अरेंज करते हो तो आंसर क्या मिलता है मुझे, गिव। तो देखिए यहाँ से भी आपको मीनिंगफुल मिल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट आपको थर्ड है ना जो आपका थर्ड ऑप्शन, इसमें मुझे नहीं मिल रहा है,
तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये देख लीजिए। अब यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए इसने क्या बोला, 11 पर्सन है। कितने हैं? 11 पर्सन नहीं, बॉक्सेस बोला है। क्या बोला? 11 बॉक्सेस है, मतलब ये बॉक्स वाला है। तो कोशिश करिएगा आपको इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। तो मुझे तो करवाना है, तो इसलिए मैंने पहले लिया है। देखिए इसने क्या बोला, 11 बॉक्सेस है। कितने? 11 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउ द अनदर। ठीक है जी। लोअर जो लोअर सेल्फ है ना, उसका नंबर 1 दे रखा, और टॉप पे जाते जाते टॉप मोस्ट का क्या है, 11। ठीक है जी। बट ये मुझे पता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे चेक कर सकता हूँ। देखिए ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स आर एंड एस। मतलब क्या है, आर और एस के बीच में कितने? 3 है। तो देखिए 1 2 3, ये हो गया मेरा आर, एस हो गया। बट मैं चेक करता हूँ, ये तो एक बार आर मेरा ऊपर भी आ सकता है, मेरा नीचे भी आ सकता है। तो मैं एस को लेता हूँ ऊपर इस बार। 1 2 3, ये हो गया मेरा आर। ठीक है जी, ये मेरा आर की जगह हो गई, इसको बना दिया ऐसे। ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि द बॉक्स टी इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ एस। एस के जस्ट ऊपर कौन होगा आपका? टी बॉक्स। ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस मेरा क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एस एंड जी। मतलब एस और जी के बीच में कितने? 1 पर्सन है, और जी आपका क्या है, अबाउ एस है। मतलब क्या है, जो जी आपका अबाउ क्या है, एस है। ये मेरा सीक्वेंस है। तो देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट केस देखिए, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, जी कंफर्म हो गया फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में मेरा जी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गई मेरी पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला कि ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एच एंड आर। ठीक है जी। एच और आर के बीच में कितने? 2 बॉक्सेस, बट कंफर्म नहीं कि मेरा एच ऊपर है या नीचे है। ठीक है जी, मैं ये बना लेता हूँ। और जो मेरी जी वाली पॉसिबिलिटीज है ना, इसको मैंने बना लिया, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए एस इज केप्ट एडजेसेंट टू, मतलब बॉक्स बी, मतलब बी के पास में आपका कौन सा बॉक्स है, वो आपका एस है। तो ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में मेरा बी यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब देखिए बॉक्स डब्ल्यू एंड पी केप्ट अबाउट जी, मतलब जी के ऊपर कहीं कौन होंगे आपके, डब्ल्यू एंड पी। अभी हमें नहीं पता, हम नोट डाउन कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू एंड पी में जितने बॉक्स होंगे ना बीच में, उतने ही क्या होंगे आपके एस एंड बी में होंगे। एस एंड बी में होंगे। तो देखिए एस और बी आपके पास पास है, तो डब्ल्यू पी भी आपके मुझे पता है पास पास आएंगे। ठीक है जी। बट हमें पता नहीं ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे। बट अगर आप देखिए द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउट एच, एच के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने उसने बोला है कि बिलो किसके हो जाएंगे, आपके एन के हो जाएंगे। तो ठीक है जी, बिलो एन के हो गए। आगे उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन डब्ल्यू एंड जे। क्या है कि डब्ल्यू एंड जे के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने किसके हो जाएंगे, आपके टी एंड एफ के बीच में हो जाएंगे। टी एंड एफ के बीच में हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से होगी। आगे उसने क्या बोला, एफ इज बिलो टी, जो आपके टी से नीचे कौन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एफ। ठीक है जी, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं इसको चेक करता हूं। तो देखिए 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 7, टोटल बॉक्सेस मेरे पास कितने हैं, मेरे पास है 11। अब देखिए एच और आर के बीच में कितने पर्सन है, 1 2। तो देखिए फर्स्ट केस, एक नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1 बॉक्स 2 बॉक्स, यहाँ तो ऑलरेडी किसका बॉक्स है, टी है, तो ऊपर आएगा यहाँ पे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 2, ये किसका हो जाएगा, ये जगह हो गई आपकी एच की। ठीक है जी, फर्स्ट केस में। सेकंड में देखिए एच आर आपका ये रहा, तो 1 2, यहाँ तो ऑलरेडी बी गया है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया सेकंड में 1 2, ये किसकी जगह हो गई, ये होगी मेरी एच की। अब बॉक्सेस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक बॉक्स बचा है इसमें। ठीक है जी। तो देखिए ये होगी मेरी यहाँ से एच वाली इंफॉर्मेशन, एच और आर वाली। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, चलिए, ताकि हमें पता रहे कौन सी हमारी बाकी है कौन सी नहीं है। अब देखिए
अगर आप सपोज ये देखिए, हाँ कौन सा है हमारा, देखिए अगर आप सपोज एक बॉक्स यहाँ लेते हो तो एच के ऊपर जितने उतने एन के नीचे होने चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया एच के ऊपर इतने हैं उतने मेरे एन के नीचे हो जाएंगे। ये हो गया मेरा यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें देख कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, ये हमारी अभी इंफॉर्मेशन है अभी। अब देखिए हमारे पास एक थी डब्ल्यू एंड पी वाली और एस एल बी की वाली, और जी के ऊपर आपके डब्ल्यू एंड पी होने चाहिए। जी आपका ये रहा और ये हो गया 11 नंबर बॉक्सेस, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पता चल गया जो मेरा सेकंड केस है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हम इससे कर सकते हैं, देखिए जी, हाँ जी मेरा ये रहा और डब्ल्यू एंड पी मेरे साथ साथ होंगे क्योंकि जी एस और बी भी साथ साथ है। तो देखिए ये कितने थे हमारे बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो आप 10 और 11 यहाँ ले सकते हो, बट हमें पता है या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ले सकते हो। तो सपोज मैं चेक करता हूँ, डब्ल्यू एंड पी मेरे यहाँ पे हो गए। ठीक है जी, अभी मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एच के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मेरे 9 बॉक्सेस हो गए। अब देखिए W एंड J के बीच में जितने बॉक्स है उतने ही आपके T एंड F के बीच में होंगे, है ना। अब क्या करोगे आप, कोई इंफॉर्मेशन हमारी छूट तो नहीं है यहाँ से। देखिए ओनली 3 बॉक्सेस R एंड S के भी हो गए हमारी, T G भी हो गया, ओनली बॉक्स बिटवीन S एंड G भी हो गया हमारा, G इज अबाउ हो गया, ओनली ये भी हो गया, ये भी हो गया, W एंड P इज अबाउ G सॉरी ये भी हो गया हमारा। The boxes kept W and P is same as S and B. Okay जी। The boxes, the number of boxes kept above H is the same number of below N। ठीक है जी। The number of boxes W and J is same as the T and F। ठीक है जी। अब देखिए अब क्या करोगे आप, अगर सपोज आप इसको 11 नंबर लेते हो, क्या 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सपोज अगर आप इसको लेते हो, अब मुझे पता नहीं है एच के ऊपर भी 2 हो सकते हैं और बी के नीचे ले रहा हूँ मैं सपोज। तो देखिए एच के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने एन के नीचे हो जाएंगे। ये हो गया मेरा। और टी के नीचे कौन होगा, आपका एफ होगा। टी के नीचे आपका एफ होगा, ये वाली इंफॉर्मेशन। अब देखिए टी एंड एफ के बीच में कितने हैं, 1 2, उतने डब्ल्यू एंड जे के बीच में हो जाएंगे। तो डब्ल्यू अगर यहाँ लेते हो तो 1 2 नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू मुझे पता चल गया कि ये हो गया मेरा यहाँ से डब्ल्यू। डब्ल्यू गया 1 2, ये किसकी जगह हो गई, जे की। अब देखिए डब्ल्यू एंड जे के बीच में हो गया, एस डब्ल्यू एंड पी के बीच में कितने हैं, वो भी हो गया। तो मुझे पता चल गया कि मेरा करेक्ट आंसर होगा यही, ये मेरा सीक्वेंस होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आप क्या करिए, इस पजल को ना आप कोशिश करिएगा लास्ट में अटेम्प्ट करना। इसमें क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है 12। देखिए ये हो गया, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे, मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये आपका आ गया एक फ्लोर बेस्ड पजल आ गई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 6% है हिंदी वालों के लिए ये रहा, तो आप ट्राई करेंगे एक बार। चलिए इसने क्या बोला, आपके 6% है PQRST ये। ठीक है जी, ये दे रखे हैं। कितने फ्लोर बिल्डिंग है हमारी, 6 है। तो ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ 6 5 4 3 2 एंड 1। द लोअर फ्लोर हो गया, दे डिफरेंट सिटीज, इनकी डिफरेंट सिटीज भी है। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ एक बार नोट डाउन। ये हमारी भी एक बार बिल्डिंग बन चुकी है। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला यहां से देखिए, उसने क्या बोला, एस लिव्स अबाउ नंबर 4, मतलब 4 से ऊपर आपका एस रहेगा। तो हमारे पास कितने केस बचेंगे, हमारे पास केस बनते हैं 2। ठीक है जी, मैं दोनों बनाता हूँ। एस एक बार मेरा क्या होगा, 5th फ्लोर पे आ जाएगा, एक बार एस मेरा क्या हो जाएगा, 6th फ्लोर पे आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, ओनली 2 पर्सन लिविंग अबाउ बिटवीन यू एंड पर्सन बिलोंग टू बेंगलुरु, मतलब यू एंड बेंगलोर के बीच में कितने होंगे, ओनली 2 पर्सन होंगे। ठीक है जी, मैं अभी इसको नोट डाउन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता
यू मेरा ऊपर आएगा या मेरा नीचे आएगा। बट उसने आगे बोला है कि द पर्सन हु बिलोंग टू बैंगलोर लिव्स बिलो यू, तो ये मेरा कंफर्म हो जाएगा, ऐसे ही सीक्वेंस होगा कि मेरा क्या होगा, वो यू से नीचे होगा बैंगलोर वाला। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, नंबर ऑफ पर्सन अबाउ यू सॉरी एस इज सेम नंबर ऑफ पर्सन बिलो जयपुर, मतलब एस से जितने ऊपर रहते हैं ना उतने ही मेरे जयपुर से नीचे हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट केस में एस से ऊपर कितना है, एक है, तो इसमें जयपुर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में देखिए जयपुर से ऊपर कोई नहीं है, वाला एस से ऊपर कोई नहीं है, तो जयपुर मेरा क्या हो जाएगा, लोअर फ्लोर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। आगे उसने क्या बोला कि द वन हु बिलोंग टू कोची लिव्स 2 फ्लोर अबाउट टी, मतलब टी एंड जो आपके है ना, टी एंड कोची के बीच में कितने पर्सन होंगे, एक। जो कोची क्या है आपका ऊपर है। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ से। अभी हमें पता नहीं है। पी लिव्स इमीडिएट अबाउट टी, टी के जस्ट अबाउट कौन होगा आपका, पी। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया अभी। आगे उसने क्या बोला कि नाइदर पी एंड टी बिलोंग टू बैंगलोर, मतलब बैंगलोर के साथ ना तो पी आएगा आपका ना ही मेरा टी आएगा। ओके जी। आगे क्या बोला था, धू बिलोंग टू चेन्नई लिव्स अबाउ हु हैदराबाद, मतलब हैदराबाद से ऊपर कौन आएगी आपके, चेन्नई वाला पर्सन। ठीक है जी, मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। आगे क्या बोला, द वन हु बिलोंग टू हैदराबाद डज नॉट लिव अबाउ क्यू, मतलब क्यू से नीचे कौन रहेगा आपका, हैदराबाद वाला पर्सन। ओके जी। क्यू एंड एस बिलोंग नाइदर बिलोंग टू, मतलब जाए क्यू एंड एस है ना, दोनों ही आपके कहाँ बिलोंग नहीं करते, ये आपके मुंबई बिलोंग नहीं करते। अगर आपको टैगलाइन से नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी हो चुकी है। अब क्या करोगे आप, अब आप देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये ना यू वाली, अगर सपोज आप यू यहाँ लेते हो तो 1 2 बैंगलोर हो जाएगा, यू यहाँ लेते हो 1 2 बैंगलोर हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे इसको, बताइए, इसको आप ट्राई कैसे करोगे। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं यू को यहाँ पे लेता हूँ, सबसे पहले कंडीशन में चेक करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सपोज मैं यू को इस जगह लेता हूँ तो 1 2 पर्सन छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पे, बेंगलोर आ जाएगा। ठीक है जी। सेकंड केस में यू को मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 2 ये क्या हो जाएगा मेरा, बेंगलोर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। बट अगर आप देखिए इसमें आपको यू को यहाँ लेते हो, यू को यहाँ लेते हो, एक देखिए यू को यहाँ पे लेते हो, मतलब 2 केस बनेंगे ना फर्स्ट की पॉसिबिलिटीज। अगर आप यू को देखो, यू को अगर आप यहाँ लेते हो तो 1 2 बेंगलोर आ सकता है, बट मैं चेक कर रहा हूँ अभी। चलिए यू मेरा मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया और ये मेरे क्या हो गया, बेंगलोर। ठीक है जी। अब आगे उसने क्या बोला कि देखिए ये मेरा हो गया बेंगलोर वाला। ओके जी, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टी के जस्ट अबाउ पी है और पी के ऊपर कौन है, कोची। अगर आप टी को यहाँ लेते हो, पी कोची यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो बेंगलोर है ऑलरेडी। बट अगर आप टी को सपोज टी पी कोची भी हो सकता है। ओके जी। अब कैसे करोगे आप, बताइए। बताइए कैसे ट्राई करोगे। बट अगर आप देखिए इसने क्या बोला, नादर पी, ये देखिए वाला पी के साथ जब पी है ना वो बैंगलोर से रिलेट नहीं करेगा, तो मुझे पता चल गया ना ही टी करेगा। तो बताइए अब कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, कैसे करोगे। तो मुझे पता चल गया, देखिए या तो टी पी कोची आ सकता है, टी पी हो नहीं सकता, टी पी हो नहीं सकता क्योंकि पी और टी दोनों ही बिलोंग नहीं करते बैंगलोर से। तो जो मेरे यू वाली कंडीशन है ना, यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल, मतलब ये वाली। चलिए कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मेरी क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो मुझे पता चल गया यू मेरा यहाँ हो जाएगा कंफर्म, 1 2% छोड़ के ये क्या हो जाएगा मेरा, बेंगलोर। ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या होगा, हाँ अब देखिए ये वाली टी नहीं हो सकता, टी पी कोची हो सकता, टी पी। तो मुझे पता चल गया टी मेरा कंफर्म यहाँ हो जाएगा, पी मेरा ये हो जाएगा और ये मेरे किसका हो जाएगा, कोची का। ओके जी।
सेम इसमें अगर आप टी यहाँ लेते हो पी यहाँ आ जाएगा, तो पॉसिबल है पी एंड टी दोनों नहीं आएंगे। बट अगर आप देखिए टी को यहाँ ले लो और पी जस्ट अबाव हो जाएगा कि टी के, और यू से क्या रेट हो जाएगा कोची। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। कौन कौन सी, एक तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। ठीक है जी गाइस, ऐसे ही करना पड़ेगा, मेंस लेवल का पेपर है। ठीक है, आपके लिए इतना इजी करवा रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब हमारे पास 2% बचे, एक तो Q1 Q बचा, एक बचा हमारे पास R। देखिए Q के नीचे हैदराबाद है, अगर Q यहाँ लेते हो तो इसके नीचे हैदराबाद होगा नहीं, तो मुझे पता चल गया Q मेरा कंफर्म यहाँ हो जाएगा और ये मेरा किसकी जगह हो जाएगी, R की। सेम इसमें अब Q1 R की जगह यही बची ना, तो Q अगर यहाँ लेते हो तो नीचे हैदराबाद आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया जो मेरी सेकेंड जो पॉसिबिलिटीज है ना इसके अंदर, वो क्या हो जाएगी, में से इरेज। चलिए यहाँ से कंप्लीट कर देते, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए ये मेरी यहाँ से हो गई इरेज। ठीक है, यहाँ से क्या होगा मेरी इरेज, क्यों के नीचे हैदराबाद कहीं होगा। अब उसने क्या बोला, अगर आप हैदराबाद यहाँ लेते हो, क्यों के नीचे हैदराबाद हो गया मेरा, और क्यू एंड एस दोनों मुंबई से बिलोंग नहीं करते, तो ये पता चल गया ये किसकी जगह हो गई, ये हो गई मेरी मुंबई से रिलेट करने पर्सन की। और क्यू के नीचे क्या है आपका, हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद के ऊपर कौन सा है आपका, वो है आपका चेन्नई वाला पर्सन। ठीक है, ये थी हमारी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत ही बढ़िया ट्रिक, फ्लोर बेस्ड पजल थी आपकी। ठीक है, तो चलिए अब इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। देखिए ये रहा, तो आप इसको करेंगे। ठीक है, 23, 24, 25 एंड अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। देखिए अब ये हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। क्या है ये हमारी आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या आपको कितने परसेंट दे रखे हैं, इसमें 9% दे रखे हैं उनमें, और 4% क्या उनका फेस सेंटर की तरफ है, बाकी का क्या है आपका अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये हिंदी वालों के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, कितने परसेंट वाला है, ये आपका 9% वाला है। ठीक है जी, ये हो गई 8 और ये बना लीजिए आप 9 वाला पर्सन। ठीक है, सॉरी मैं एक बार थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, ढंग से बना लेते हैं एक बार। ठीक है जी, ये हो गए 8, ये ले लो आप 9%। ठीक है जी, अब देखिए इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से देखिए, अब उसने क्या बोला था कितने परसेंट होने चाहिए, 4। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि 4 मेरे क्या होंगे इनसाइड और 5 मेरे क्या हो जाएंगे आउटसाइड। ठीक है जी, अब देखिए ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वाई हु फेस सेंटर द, मतलब क्या वाई का फेस मुझे पता चल गया यहाँ से, ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि वाई का फेस मुझे पता चल गया कि क्या हो जाएगा मेरा। चलिए इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कलर चेंज। वाई का फेस मुझे पता चल गया सेंटर की तरफ है, और उसके सेकंड राइट में कौन है आपका ए है, यहाँ पे लिख लिया। अब उसने क्या बोला कि 2% सिटिंग बिटवीन ए एंड क्यू, ए एंड क्यू के बीच में कितने 2% है। तो अब मेरी क्या होगी पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है या मेरा राइट साइड में भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों केस समझाता हूँ आपको। ठीक है, आपको मैं दोनों केस बताऊंगा, दोनों केस समझाऊंगा गाइस, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख के जाए अगर आपका पेपर है। ठीक है, अगर आपका क्लर्क का पेपर है आरआरबी का, तो जरूर इसको देख के जाए। ये क्या हो गया मेरा, वाई हो गया, इसके सेकंड राइट में कौन हो जाएगा आपका ए। अब एक ये फर्स्ट केस हो गया मेरा, ये मेरा हो जाएगा सेकंड केस। अब जब मैं एक बार यहाँ ले लेता हूँ इस साइड, क्या हो गया ए और क्यू के बीच में 2% है, और एक बार मेरा राइट साइड सपोज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट। तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए अब देखिए उसने क्या बोला कि सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू बट डज नॉट एडजेसेंट टू ए, मतलब ए के पास नहीं आएगा। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट केस देखिए, अगर मैं ऐसे लेता हूँ फेस इनसाइड की तरफ, तो ये क्या होगा, सी की जगह होगा, उसने पहले मना कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया इसका फेस क्या होगा आउटसाइड, और सी मेरे क्या होगा कंफर्म इस जगह सेकंड राइट में ना। सेकंड केस देखिए, अगर मैं सपोज आउटसाइड लेता हूँ तो यहाँ पे सेकंड सी तो आ जाएगा, बट सी ए के पास नहीं आना चाहिए,
तो मुझे पता चल गया फेस क्या लेना पड़ेगा क्यू का, सेंटर की तरफ। ये क्या हो गया मेरा सी। बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ बोथ द इमीडिएट नाइबर्स ऑफ क्यू फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्यू। मतलब क्यू का फेस अगर इनसाइड है तो दोनों पड़ोसी क्या होंगे, आउटसाइड है। अगर क्यू का आउटसाइड है दोनों पड़ोसी क्या होंगे, इनसाइड हो गए, दोनों इनसाइड। अब सेकंड केस में ये क्या हो जाएंगे, आउटसाइड। चलिए ये हो गया हमारे, बोला ना उसने जब फेस होगा। अब आगे उसने क्या बोला कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड बी। जेड एंड बी के बीच में कितने हैं, 2 पर्सन है, और दोनों ही जेड और बी क्या पास नहीं आएंगे किसके, ए के। तो जेड और बी ये मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार मेरा जेड एंड बी यहाँ पे नहीं आएगा। गाइस थोड़ा वेट करिए। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ए के पड़ोसी नहीं होने चाहिए आपके जेड और बी। ठीक है जी, मैं जेड और बी यहाँ लिखूँ। सेकंड केस में जेड और बी मेरे यहाँ पे नहीं आएंगे, इस केस में भी जेड और बी मेरे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है जी, अब देखिए तो मुझे पता चल गया जेड और बी मेरे क्या होगा, जेड और बी अगर सपोज यहाँ लिख सकता हूँ तो जेड, मुझे पता चल गया जेड और बी की जगह कंफर्म ये होगी, या तो यह होगा 1 2 छोड़ के जेड और बी यहाँ पे होंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखिए, अगर आप सपोज जेड और बी यहाँ लेते हो तो 1 2 यहाँ तो आ नहीं सकता। अगर जेड और बी यहाँ लेते हो 1 2 यहाँ तो, उससे पहले मना कर दिया जेड और बी नहीं आ सकता। सपोज जेड और बी यहाँ लेते हो तो 1 2 यहाँ तो वाई बैठा है, तो मुझे पता चल गया जो मेरा सेकंड जो पॉसिबिलिटी है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये होगी मेरी यहाँ से कैंसिल। अब आगे उसने क्या बोला कि बोथ जेड एंड बी आर सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, जेड एंड बी का सेम फेस हो जाएगा, ठीक है, सेम फेस हो जाएगा। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला, इमीडिएट नाइबर ऑफ जेड फेस अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जेड के जो पड़ोसी है ना उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक इनसाइड है दूसरा आउटसाइड हो जाएगा। देखिए दूसरा आउटसाइड है तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला, आर फेस सेम डायरेक्शन एज पी। मतलब आर एंड पी का सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बट नाइदर सिट एडजेसेंट टू जेड और पी। मतलब जेड और बी के पास में आर और आपके है ना दोनों आर और पी नहीं आएंगे। हाँ आर फेस, बट आर जो आपका है ना किसके पास नहीं आएगा, जेड और बी के। आर आपका यहाँ नहीं आ सकता, जेड बी में से एक दोनों होगा, तो यहाँ आर नहीं आ सकता, यहाँ भी आर नहीं आ सकता, तो आर की जगह कंफर्म हो गई ये वाली। ठीक है जी, अब उसने क्या बोला, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है आपका, एक्स है, तो एक्स और पी की जगह बची ये वाली, है ना। द नंबर ऑफ सिटिंग पर्सन बिटवीन पी एंड एक्स। पी एंड एक्स के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे उतने ही आपके क्या होंगे, जेड एंड पी के बीच में बैठेंगे। ठीक है जी, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। तो देखिए अगर आप पी और एक्स को, अगर देखिए पी और एक्स के बीच में जितने बैठेंगे उतने जेड और बी। पी और एक्स के बीच में कितने, एक पर्सन है, अगर पी को यहाँ लेते हो तो यहाँ तो पास हो गई। तो मुझे पता चल गया कि पी की जगह कंफर्म ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये वाली पी की जगह हो जाएगी। ये किसकी जगह हो जाएगी कंफर्म, ये हो जाएगी मेरी पी की, क्योंकि पी और एक्स के बीच में जितने पर्सन है उतने ही जेड एंड बी के बीच में। तो ये किसकी जगह हो गई, जेड की। ठीक है, यहाँ से हटा दो, यहाँ से जेड को हटा दो, ये होगी बी की। और जो आपका जाना कि जो पी वो सेकंड लेफ्ट ऑफ किसके था, एक्स के। ठीक है, ओके जी, जेड और बी की सेम फेस है जी। देखिए तो जेड इनसाइड है तो बी भी इनसाइड हो जाएगा। और 4% क्या थे उसने बोला था, 4 इनसाइड है और 5 का फेस आउटसाइड है। तो देखिए इनसाइड 1 हो गया, 2 3 और 4, तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, वो आपके आउटसाइड हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब इस पे बेस आप कितने क्वेश्चन मिले थे, आपको मिले थे 5। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 नंबर आपके आ गए फिक्स। अब देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट कहती है कि आपके 6 पर्सन है। ठीक है जी, ये मंथ पेज आ गई आपकी,
क्या आ गई, मंथ बेस्ड आपकी पजल है। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसने क्या बोला, 2 तारीख दे रखी 19 और 16, तो 9 और 16 किसकी मंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी मार्च मंथ की। चलिए एक बार थोड़ा हम इसको इधर बना लेते हैं। 9 और 16 हो जाएगी आपके मार्च मंथ की, 9 और 16 हो जाएगी ये अप्रैल मंथ की, 9 और 16 हो जाएगी आपके इसकी मई मंथ की। ठीक है, मई मंथ की होगी। यहाँ से एक बार मैं टेबल बना लेता हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गए 2% हर किसी के। ठीक है जी, अब देखिए एक लिख लीजिए आप, ये होता है आपका 31 दिन का, अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, और देन ये मई भी आपका क्या होता है 31 दिन का। ठीक है जी, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी थी वो लिख ली सारी। अब देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इनको पसंद। ठीक है जी, हमें नहीं पता अभी। P इज बोर्न इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। अब देखिए इवन नंबर ऑफ डेज में मतलब क्या है आपके 30 वाला अप्रैल वाला, तो P मेरा एक बार 9 अप्रैल को आ जाएगा, एक बार मेरा P क्या हो जाएगा 16 अप्रैल को आ जाएगा। ये हो गई यहाँ से इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, आगे उसने क्या बोला कि ओनली 2 पर्सन लिव बॉर्न बिटवीन P एंड हु लाइक पिंक। तो देखिए ये फर्स्ट केस है मेरा, ये मेरा सेकेंड केस। 1 2 यहाँ तो पिंक आ नहीं सकता ऊपर, तो 1 2 ये मेरे क्या हो जाएगा पिंक। ठीक है जी, सेकंड केस में देखिए नीचे आ नहीं सकता, 1 2 2 ही बचे यहाँ, तो मुझे पता चल गया ये मेरे केस की जगह हो जाएगी यहाँ से पिंक। ठीक है जी, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर हु लाइक पिंक सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर एल। मतलब पिंक से जितने पर्सन पहले हैं उतने एल के बाद हो जाएंगे। तो पिंक से पहले देखिए 1 2 3 4 5 है, तो एल के बाद भी 5 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में पिंक से पहले कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो एल के बाद भी कोई भी नहीं होगा। ठीक है जी, द वन हु लाइक ग्रीन इज बॉर्न ऑड नंबर ऑफ डे। मतलब जो ग्रीन है ना आपका वो ऑड डेट को आएगा कोई। फर्स्ट केस देखिए ऑड डेट को आपको यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और आपको यहाँ भी आ सकता है। सेकंड केस देखिए पिंक आ गया ऑड डेट को, और यहाँ भी आ सकता है आपका ग्रीन, और ये ग्रीन आपका 9 मंथ को भी 9 मई को भी आ सकता है। पी और एल के ग्रीन नहीं आएगा, तो देखिए पी और एल के साथ ग्रीन नहीं आएगा, तो पी के साथ एल के साथ ग्रीन नहीं आएगा, पी के साथ ग्रीन नहीं आएगा, तो ग्रीन मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे। सेकंड केस देखिए आपका यहाँ पे ग्रीन आ सकता है और यहाँ पे ग्रीन, हमें पता नहीं है अभी। द वन हु लाइक ऑरेंज इज इमीडिएट बिफोर हु लाइक ग्रीन। ग्रीन से जस्ट बिफोर वाला कौन होगा पर्सन, वो ऑरेंज पसंद करने वाला। तो ये ग्रीन ये रहा, ये क्या हो जाएगा मेरा ऑरेंज। ठीक है जी, बट अगर आप लेते हो देखो यहाँ पे ग्रीन तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन लेते हो वहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, हमें अभी आगे नहीं पता। हो गया ये। द वन हु रेड इज इमीडिएट बिफोर एन। एन से पर्सन पैटर्न उसके जस्ट बिफोर कौन होगा आपका, जो बॉर्न होगा वो होगा आपका रेड वाला पर्सन। हु डज नॉट लाइक ऑरेंज, एन के साथ ऑरेंज नहीं आएगा, तो ये एन मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी, तो देखिए एन आपको यहाँ नहीं सकता, एन आपको यहाँ नहीं सकता, एन आपको नहीं सकता, एन की जगह बचेगी ये वाली फर्स्ट केस में, और ये एल वाला हो जाएगा रेड वाला। ठीक है जी, अभी हम पहला ही चेक कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड क्यू। एन एंड क्यू के बीच में जितने पर्सन होंगे उतने आपके क्यू एंड पिंक के बीच में होंगे, क्यू एंड पिंक के बीच में होंगे, हमें नहीं पता अभी। चलिए, एम इज नाइदर लाइक पिंक एंड ऑरेंज। जो आपका एम है ना उसके ना तो पिंक आएगा ना ऑरेंज आएगा, तो एम मेरे को पता चल गया ऑरेंज के साथ भी नहीं आएगा, ना ही मेरा किसके साथ आएगा पिंक के साथ। ओके जी, तो एम की जगह बचेगी ये वाली ओनली। आगे उसने बोला नाइदर एन और एल लाइक येलो। एन और एन एल है ना उनको येलो पसंद नहीं है। ठीक है जी, तो देखिए एन आपका यहाँ नहीं सकता ऑरेंज के साथ, ठीक है, और एल के साथ येलो, और आपका ना ही एन के साथ आएगा। ठीक है जी, 1 पर्सन लाइक ब्लू, एक पर्सन होगा जो आपको ब्लू वाला है। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या कर सकते हो आप, बताइए। अब
देखिए एन एंड क्यू के बीच में जितने परसेंट है उतने क्यू के और पी के बीच में। एन के और क्यू अगर सपोज यहाँ लेते हो, सपोज आप क्यू को यहाँ लेते हो, है ना, तो एन और क्यू के बीच में कितना 1% है, और उतने ही क्यू एंड पी के बीच में जाएंगे। बचा हुआ कौन सा आपका एल हो जाएगा परसेंट। ठीक है जी, ये सारे कंप्लीट हो गए। बट उसने क्या बोला, एन और एल के बीच, मतलब येलो पसंद नहीं करते, तो एल के साथ तो पिंक हो गया है, एन के साथ येलो नहीं हो सकता, तो पिंक के साथ क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है जी, अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की। बचा हुआ कौन हो जाएगा आपका, ब्लू वाला। तो यहाँ से आपकी जो पजल है ना, ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली, मतलब सॉरी मंथ बेस वाली जो आपकी पजल है कंप्लीट हो गई। आपको सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको क्या है, जो आपको सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ से, देखिए ये सेकंड वाले की जरूरत नहीं पड़ी आप। ठीक है, तो ये हमारा था मंथ बेस्ड पजल, बिल्कुल इजी लेवल से कराया था गाइस। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट इसको देख के जरूर जाइए, आपको अप्रोच पता चल जाएगी हमारे 40 में से 40 नंबर आने की। इस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, यहाँ से मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया आपको। चलिए, अब ये आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट कहती है, ये थोड़ी पॉसिबिलिटी चेक करने वाली, इसलिए मैंने उसको लास्ट में लिया। इसमें क्या कहता है आपको, 10% है आर स्टडिंग इन द 3 डिपार्टमेंट BSc, BA और BCom। तो चलिए, BSc, BA और BCom, इन 3 डिपार्टमेंट में स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है जी, मैंने इसको बना लिया अभी। ओके जी, ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ से बना लिया। मिनिमम 3% होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 4। चलो ठीक है जी, मतलब मिनिमम 3 होंगे किसी डिपार्टमेंट में, एक में होंगे 4, क्योंकि टोटल 10% ही है। बोथ ए एंड के आर स्टडिंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ए और के आपके सेम डिपार्टमेंट है, ए एंड के आपके सेम। ठीक है जी, एच एंड जे आर स्टडिंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो आपके एच और जे है ना, इनका डिपार्टमेंट डिफरेंट है। ठीक है जी, ये लिख लिया मैंने डिफरेंट। जे इज स्टडिंग विद डी बट नॉट इन द BSc, मतलब जे है ना, जे एंड डी आपके साथ साथ आएंगे, सेम डिपार्टमेंट होगा, बट जो आपके किसके साथ नहीं आएंगे, BSc के साथ। जे और डी तो कंफर्म हो गया मेरे, यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है जी, एच इज नाइदर स्टडिंग इन द BSc नॉर BCom, तो बचा हुआ कौन होगा, एच आपका, ये आ जाएगा BA में। ठीक है जी, के इज नॉट स्टडिंग विद द जे, मतलब जे के साथ कौन नहीं आएगा आपका, के नहीं आएगा। ठीक है जी, बोथ E एंड C आर स्टडिंग इन द सेम डिपार्टमेंट, E एंड C आपके सेम डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, D एंड F आर स्टडिंग इन द सेम डिपार्टमेंट, D एंड F का है सेम डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, मैं अभी लिख रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। नाइदर E नाइदर F स्टडिंग विद द के के साथ आपके ना तो E आएगा ना ही आपका F आएगा। ठीक है जी, के साथ बोथ E एंड J सेम, सॉरी बोथ E एंड J का डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, G इज नाइदर स्टडिंग विद द H आपका मकसद G नहीं आएगा। तो G जो आपका क्या नहीं आएगा, H के साथ, नॉर इन द BSc डिपार्टमेंट। तो देखिए, G आपका यहाँ भी नहीं आ सकता और G आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो G का डिपार्टमेंट बचा आपका ओनली BCom। ठीक है जी, B इज नाइदर स्टडी विद द E एंड H, मतलब जो आपका B है ना, वो ना तो E के साथ पढ़ेगा ना ही आपका G के साथ पढ़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए आप क्या कर सकते हो। D एंड जो आपका है ना, अब देखिए आप क्या करोगे, जो आपका H और J का डिपार्टमेंट, देखिए यहाँ पे रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। H और J का डिपार्टमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो आपका J यहाँ नहीं सकता, और H और J का तो मुझे पता चल गया G के साथ कौन हो गया, J। तो इस फॉर्मेट में यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसको यहाँ से हटा दिए। ठीक है जी, अब उसने क्या बोला, J एंड D आपका सेम है, तो D मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। ओके जी, इसको भी यहाँ से इरेज कर दो, ये J D यहाँ से हटा दो। ठीक है जी, अब क्या बोले, J और K आपके साथ साथ नहीं आ सकते, तो अब K आपका यहाँ भी आ सकता है और K मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, E और C आपका सेम डिपार्टमेंट,
ए और के का आपका अलग अलग डिपार्टमेंट। अगर के आपको यहाँ लेते हो तो आपका ए यहाँ आ सकता है, और के मेरा सॉरी सेम डिपार्टमेंट है ना मेरा, हाँ सही तो है कि ये दोनों मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। और डी और एफ का मेरा क्या होगा, सेम डिपार्टमेंट होगा। तो डी और एफ का सेम डिपार्टमेंट होगी तो मैक्सिमम 4 वाले तो पर्सन आके मेरे ये कंप्लीट। अब देखिए तो सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, एक चेक करता हूँ पॉसिबिलिटीज कौन सी ए और के वाली को। अगर मैं सपोज इसको यहाँ से हटा दूँ, सपोज मैं क्या करता हूँ ए एंड के को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है जी, ले लिया। और के के साथ आपका ई नहीं आ सकता ना एफ आ सकता है, तो एफ तो हो गया, तो के साथ ई नहीं आ सकता, तो ई मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई और के का सेम हो गया, और ई और सी का सेम हो जाएगा, ई और सी का सेम हो जाएगा। बचा हुआ पर्सन कौन होगा, बचा हुआ पर्सन कौन होगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ से, कौन है, वो है बी। तो देखिए 3 3 का हो गया जोड़ा, और ये हो गया चौथे का, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब इस पे बेस्ड आपके आए थे 5 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बीकॉम डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्सन है, डज नॉट स्टडी। तो बीकॉम में आपका जे भी आ रहा है, आपका जी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बट आपका सी है ना जो नहीं पढ़ेगा। कौन से डिपार्टमेंट में, बीकॉम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। तो ए के साथ बी ए, ए के साथ बी ए नहीं होगा, सी के साथ बीकॉम, सी के साथ बीकॉम नहीं हो रहा, ई के साथ बी ए, ई के साथ बी ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। बी एंड डी आर स्टडिंग इन डिफरेंट और बीकॉम डिपार्टमेंट, बीकॉम में जी एंड आपका डी है। तो क्या हो जाएगा 38 का आंसर, 38 का आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 4 ऑफ द लाइन, मतलब इसमें क्या था 5 आपके ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो 39 एंड 40 करेंगे, आपके घर पे करेंगे, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल बहुत ही बढ़िया सेशन था गाइस। 40 के 40 क्वेश्चन लिए थे मैंने जो लास्ट ईयर आए थे आपके, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताएंगे, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।